नमस्कार मित्रों। आजकल हर चैनल पे मीडिया हाउस जितने भी हैं एक ही समाचार को धूम मचाए हुए है, या यूँ कहें कि खबरों में है। और वो है एक हाथरस में लड़की का जघन्य बलात्कार हुआ है, जो उसी पे सब लोग हैं। मीडिया हाउस में ये देखा गया है कि दो तरह के लोग हैं। एक तो पूरी तरफ से लड़की के या पीड़िता के पक्ष की बात करते हैं, ये मान के चल रहे हैं कि उसका बलात्कार हुआ है, और उसके बाद से हर मीडिया में ये बहस हो रही है। दूसरा एक मीडिया है जो ये मान के नहीं चला, उसको लग रहा है कि नहीं, ये वो जो आरोपी हैं उनको फंसाया गया है जो है। इसलिए मैं नाम लेकर बताता रहा हूँ, जैसे कि बड़े जो नेशनल चैनल हैं, आज तक ये मान के ही चल रहा है कि जो आरोपी हैं वो बलात्कारी हैं। और उसके ठीक उलट जो भारत समाचार भी उसी के साथ है। और अर्णव का जो आर भारत है, ये खुलेआम जो है वो लग रहा है कि आरोपियों को गलत फंसाया गया है। तो मेरा मानना ये है कि इस तरह के कोई भी मीडिया हाउस जो है किसी को एक तरफा बयानीबाज कर करके नहीं बहस करनी चाहिए। और उसी सिलसिले में मैं दोनों ही चीज़ों को नकारते हुए जो सच है उसके सामने आगे सामने रखूँगा जो है। मैं हर बार की तरफ आपसे ये कि नहीं कहने जाऊँगा कि लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस बार ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अजीत अंजुम साहब, भारत सरकार, अरे भारत समाचार के ये ब्रजेश मिश्रा जी और अंजना ओम कश्यप तक ये वीडियो पहुँचे, और उन्हें ये लगे कि नहीं, रिपोर्टिंग कहाँ कैसे की जाती है, क्या गलत और सही है जो है। तो आइए हम उसकी अब जांच पड़ताल करते हैं जो है। देखिए, किसी भी इस तरह की घटनाओं का अगर सच के तह में या पर्दाफाश करना हो तो उसके 3 तरीके हैं जो है। पहला ये कि उस बच्ची के साथ जो भी जघन्य अपराध हुआ, उसके साथ बलात्कार हो ना हो, ये हम इसके बाद बताएंगे जो है। लेकिन उसके साथ जो मारपीट हुआ, जो उसके चोट लगी, जो जितनी भी तरह के उसके साथ जघन्य जानलेवा अपराध की श्रेणी में जो भी आती है, वो सब कुछ जो हुआ, उसके आधार पे, उसके बाद से मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे, फिर फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर एक विचार ये बनता है, और उसके आधार पर हम बताएंगे कि ये बलात्कार है या नहीं है। जो दूसरा व्यू है, जो दूसरा तरीका है, वो ये है कि पीड़िता के परिजनों और पीड़िता का बयान, उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि उसमें कितनी सच्चाई है। तीसरा जो है वो सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंसेज हैं, यानी कि परिस्थितिजन्य, उस समय जो भी ये दुर्घटना हुई है उस समय के परिस्थितियाँ क्या थी, उसके आधार पे ये 3 चीज़ें हैं। इन्हीं तीनों के आधार पे हम बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ है, वास्तविक जो है घटना का रूप क्या था जो है। तो पहले हम जिक्र करते हैं, लड़की जब वो अलीगढ़ हॉस्पिटल में है, उस हाथरस में है और या सफदरजंग गई है जो है, सब जगह जो मेडिकल रिपोर्ट आई हैं उन्होंने बलात्कार की कहीं भी कोई पुष्टि नहीं किया है। जो फोरेंसिक रिपोर्ट की जो रिपोर्ट आई है उसमें लड़की को गर्दन के पीछे, रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, वो कई जगह फ्रैक्चर का है उसमें। और गर्दन पे, गले पे जो है वो एक निशान है मोटा सा जो है, और गला दबाने का उसमें जिक्र है जो है रिपोर्ट में जो है। बाकी पीठ साइड में भी कुछ के शरीर में जो है कुछ खरोच हैं जो है। बाकी कोई और चोट के गंभीर निशान नहीं है जो है। लिहाजा कुछ लोगों ने कहा कि ये बलात्कार नहीं है, ये इससे शू नहीं होता है। यहाँ तक कि हमारे एडीजी प्रवीण कुमार जी ने तो इतना बोल दिया कि लड़की के शरीर के ऊपर जो है किसी तरह का एक विधि नहीं पाया गया, और इसलिए इसको बलात्कार न माना जाए। मेरा मानना है कि ये बहुत ही गलत अवधारणा है। देखिए, बलात्कार की परिभाषाएं समय के अनुसार बदलती गई हैं। आज के समय में लड़की के साथ अगर दुष्कर्म की भावना से उसको चोट भी पहुंचाते हैं, वो भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। इसलिए ये कहना कि वो वीर्य नहीं पाया गया है और बलात्कार नहीं हुआ, तो ये गलत है। तो हम ये सब जितनी भी एविडेंसेस हैं, अभी तक हम उसको
सही रूप में ये नहीं कह सकते हैं कि उसके साथ हुआ है या नहीं हुआ है जो है। तो ये तो हो गई मेडिकल रिपोर्ट की बात। इसमें त्रुटि क्या है कि अब जो है जैसे कि लड़की के वस्त्र, उसके गारमेंट्स वगैरह जो है अगर शुरू से ही इकट्ठे कर लिए गए होते, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लिए जाते, तो इसमें और सत्यता साफ आ जाती। लेकिन दुर्भाग्य से कह लीजिए या पुलिस की लापरवाही से कहिए, ये सब चीज़ें नहीं हो पाई जो है। घटना 14 तारीख को है और 14 के बाद 22 को फिर बलात्कार का रिपोर्ट, उसके बाद 28 को वो फोरेंसिक हो रहा है। तो ये काफ़ी एक लंबा समय होगा और इसमें जो है वो ये चीज़ें जो है उसमें नहीं मिलने के चांसेस ज़्यादा हो सकती हैं जो है। लेकिन अगर पुलिस जो है घटना स्थल पर भी जा कर के जो है वहाँ अच्छे से कुछ खोजबीन और भी करती, यहाँ तक कि कोई अगर एक बाल भी मिल जाए जो है बलात्कारियों का, तो उससे भी अंदाज़ा लगाया सकता है कि हाँ ये किसका बाल है, या डीएनए के टेस्टिंग से जो है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। अब हम आते हैं दूसरे जो एविडेंस बताए हम कि बयान के ऊपर जो है। देखिए, ये कहा जाता है कि जो पहला जो बयान होता है वो अनस्ट्रक्चर होता है, मतलब कि आदमी उसमें सत्य ही बोलता है। घटना के समय ये हमने कई वीडियो में देखा जो है कि जब लड़की की माँ से पूछा गया है तो वो ये पहले बयान हुई थी कि कुछ नहीं हुआ है, वो गुड्डू क्या उसका लड़का संदीप जो है वो खींच ले गया और मारा पीटा है, ऐसे किया है। मतलब कि किसी लड़की के साथ 4 लड़कों ने मिलकर के बलात्कार हुआ हो और वो बहुत सामान्य ढंग से उसको बात कर रही हो, जो बहुत परेशान भी नहीं है, रो भी नहीं रही है, तो उसके इस बयान से भी थोड़ी सी जो है वो संदेह होता है कि बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है जो है। अब बात रह गई कि जो जिस जिस आधार पे पूरा मीडिया हाउस ये कह रहा है कि नहीं उसके साथ बलात्कार हुआ है, वो है डाइंग डिक्लेरेशन, कि लड़की मरने के पहले जो बयान दी, और डाइंग डिक्लेरेशन को बहुत महत्व दिया जाता है। हालांकि अब कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन को एक सपोर्टिव एविडेंस मानता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं जो है, ठीक है। तो डाइंग डिक्लेरेशन जो वो लड़की करती है, उस समय भी उसे जब पूछा जाता है तो ये कहती है कि संदीप का नाम लेती है, एक आरोपी संदीप का। और जब कई बार पत्रकार ने पूछा, रिपोर्टर ने, और कौन था, तो वो किसी का नाम नहीं बताई है। तो जो ये बाकी जो 3 लोगों का उसमें नाम दिया गया है, इससे ये लग रहा है कि ये तीनों नाम जो है वो सही नहीं है, वरना वो नाम तो लेती लड़की। और वो सभी के सभी वो आरोपी गांव के ही हैं, तो सबको जानती भी थी वो जो है, तो ये नहीं दी जो है। तो इससे इससे बयानों से भी ये कुछ संदेह जाता है कि ये बलात्कार न होने की पुष्टि करता है जो है। अब तीसरा जो है, जो उस समय का जो सर्कमस्टेंसेज हैं, मैंने घटना के समय क्या क्या परिस्थितिजन जो चीज़ें हैं उसकी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये बताया गया कि लड़की और लड़की की माँ बहुत आसपास वो घास काट रही थी या कुछ कर रही थी जो है। दोनों के बीच की दूरी 20-25 मीटर के आसपास था। तो थोड़ा सा इस सुनने में अजीब लग रहा है कि 20 मीटर की दूरी पे 4 लोग आएँ और किसी लड़की को लेके बाजरे में चले जाएं और माँ को आभास न हो, ये तब जबकि 2-3 लोग और अगल बगल के खेत में घास काट रहे थे। तो बलात्कारियों को ये देख करके कि यहाँ लोग भी हैं और ये अपराध कर देना जो है, गांव के लोग जो है, तो थोड़ा सा ये संदेह देता है कि ऐसा नहीं हो सकता है जो है। हालांकि ये हो भी सकता है जो है, हम इस पर वो कोई बहुत कन्फर्म बात नहीं कर रहे हैं जो है। लेकिन ये मतलब संदेह जो है दोनों तरफ का है, उसमें कन्फर्मिटी आप नहीं कर सकते हैं जो है कि हो गया है या नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम दूसरा एविडेंस देखते हैं कि जो रास्ते से जहाँ ये घटना दिखाया गया है, वहाँ से महज उसकी दूरी जो है वो 5-6 मीटर के आसपास है, जो जो फोटोग्राफर या वीडियो जो वहाँ पे दिखाया गया है। तो आप ज़रा इसका विचार कीजिए कि जनरली जो बलात्कारी होते हैं उनका पहला उद्देश्य ये होता है कि लड़की को वहाँ हम लेके जाएं जहाँ सुनसान हो, जहाँ लोगों की आवाज़ न जाए, वरना वो पकड़े जाने का उनको डर हो सकता है जो है। तो वो बहुत किनारे ही 6 मीटर की दूरी पे ही उसके साथ ऐसा क्यों करते जो है। 4 लोग थे जो है और लड़की 19 साल की लड़की थी, देखने में भी अभी दुबली पतली लग रही है। तो उसको आराम से उसको लोग पकड़ करके और उसको और अंदर से ले आते जो है, 15-20 मीटर के अंदर ले आते और उसके साथ जो भी वारदात किए करते जो है। लेकिन ऐसा नहीं था जो है। तो एक ये संदेह उत्पन्न होता है कि ये 4 लोग मिल करके ये काम ये नहीं किए हैं लोग जो है।
तो ये उस समय की परिस्थितियाँ ये बताती हैं कि नहीं। अच्छा, दूसरी बात कि जो जो घटनाएँ हुई, 14 तारीख की घटना है, 19 को 14 तारीख की जो घटना रिपोर्टिंग में वो मुकदमा जो भी लिखाया था 307 का जो है, उसमें ये है कि एक संदीप ने मारपीट किया और गला दबाया और SC/ST एक्ट का एक्ट लगा जो है। 19 तारीख को लड़का जो है वो पकड़ा गया। 19 को एक धारा उसमें और जोड़ दी गई परिजनों के कहने तक कि इसने छेड़खानी भी किया जो है। तो अब तक जो है, यानी कि शुरू से ही जिस दिन घटना हुआ और 19 तारीख तक कोई भी कहीं बलात्कार के जिक्र जो है वो लड़की पक्ष का पक्ष भी नहीं किया। 22 तारीख को जब जब लड़की अलीगढ़ गई हॉस्पिटल में और वहाँ उसके चाचा वगैरह के परिजन रहते हैं जो है, 22 तारीख को फिर जो है इन्होंने बयान बदला और तीन मुलजिमों का और नाम उसमें लड़कों का नाम डाल दिया और तब उन्होंने बलात्कार की बात लिखी कि उस दिन ये लोग बलात्कार किए, पहली बार 22 तारीख को जो है। और उसके बाद से क्या हुआ 22 को, फिर 26 26 22 23 को एक लड़का पहले लोकुस पकड़ा गया, 25 को रवि और 26 को रामू पकड़ा गया, 4 दिन के अंदर। ज़रा सोचिए, अगर लड़के गांव के थे, बलात्कार अगर किए हैं तो सभी लड़के गांव में ही रहते, गांव से भाग नहीं जाते, डर नहीं होता बलात्कार का जो है, पुलिस आएगी पकड़ेगी, 307 का केस है जो है वो, तो भागती नहीं। तो इससे भी लगता है कि बलात्कार में कुछ संदेह लगता है कि हुआ है या नहीं हुआ है जो है। तो ये सारी जो एविडेंसेज हैं ये कहीं ना कहीं बलात्कार की पुष्टि नहीं करता है। तो फिर ये सब चीज़ें हुई कैसे, आखिर में उसको चोट कैसे लगा, गर्दन की रीढ़ की हड्डी है टूटी कैसे, बात तो ये तो लोगों को समझ में आनी चाहिए जो है। तो इसका एक पहलू जो लोग अब बता रहे हैं और खुल के इस मीडिया में आया है कि लड़के और लड़की दोनों के बीच में प्रेम संबंध था, ये बहुत दिनों से चला आ रहा था। इवन की घटना के 2 महीना पहले भी लड़के के साथ वो लड़की लड़का दोनों एक साथ देखे गए, पाए गए, कहीं गए भी शायद थे जो है। और घर वालों ने दोनों को ही मारा जो है, लड़के वाले की घर वाले लड़कों को और लड़की की लड़की को, और दोनों में भी कुछ बातचीत हुई, समझौता भी हुआ। और फिर लड़के वालों ने लड़के को अब दिल्ली अपने चाचा के यहाँ भेज दिए, जैसा कि सब लोग करते हैं कि लड़का हटा दीजिए, शादी हो जाएगी तो अपना ये सब मामला कुछ नहीं होगा जो है वो। लेकिन वो 2 महीने के बाद वो लड़का फिर वापस आ गया और इसके पहले भी वो लड़का जो है उस लड़की को मोबाइल दिया हुआ था बात करने के लिए, और इस मोबाइल को देख करके लड़की के भाई ने, उसका भी नाम संजोग से संदीप ही है जो है, उसने तोड़ दिया था उसको गुस्से में जो है, और बहुत डांटा पीटा, उसको मारा भी था जो है। दोबारा जब लड़का आया, दिल्ली से आया, तो उसने फिर मोबाइल दिया। उस दिन की जो घटना है ये उसको या तो बात करते हुए देखा या उसके साथ उसको देख लिया लड़के ने, और फिर उसको गुस्से में जो है ये लड़की को जो है वो 2-3 झापड़ लगाया और फिर अपने हाथ से उस, चूँकि दुपट्टा लड़की पहनी हुई थी, दुपट्टा को भी गले में ऐसे, जनरली जब गुस्से में आदमी होता है तो मारता पीटता है जो है, तो उसको ऐसे झकझोरा हिलाया और थोड़ा सा पुश किया। उसमें क्या हुआ कि लड़की वो गिर गई, और लड़की के गिरने के बाद, चूँकि खेत था, खेत उबड़ खाबड़ भी हो सकता है, थोड़ा मेड़ भी हो सकता है, खेत के बीच में होता है, वहाँ गिरने से उसको यहाँ फ्रैक्चर हो गया, लड़की का जो है ये फ्रैक्चर हो गया, कई जगह फ्रैक्चर हो गया जो है। और उसमें गिरते समय में वो उसके जो अभी जो हल्ला हुआ कि उसके जीभ काट दिया गया, तो ऐसा कुछ नहीं था, ये जीभ दोनों दांतों के बीच में आ गया था और वहाँ पे वो घाव हो गया जो है। ये घटना हुई थी जो है। और अब जो है आज तो मैंने समाचार पत्रों में भी देखा कि दोनों के बीच में जो है वो वार्तालाप हुई है, और लड़की के भाई और उधर जो उसका प्रेमी जो संदीप था उसके बीच में भी है। अब इस पर देखिए आगे जांच पड़ताल होती है तो क्या कुछ निकलता है या नहीं निकलता है। लेकिन एक घटना को इतना बढ़ा चढ़ा करके दोनों ही पक्षों ने पेश किया, मीडिया का इसमें रोल जो भूमिका है वो सही नहीं था। देखिए, मीडिया की भूमिका ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को परोसें, आप सच दिखाएं और सच के तह तक पहुँचिए जो है। इससे क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं और आम जनमानस
चीज़ों को समझ नहीं पाता है। इसमें एक छोटी सी घटना बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, उपद्रव हो सकता है, बलवा हो सकता है, दंगा हो सकता है, और ये सब चीज़ें होने की तैयारियां हो रही थी, आप सब लोगों ने देखा है जो है। तो मीडिया को बहुत सचेत होकर के इस पर काम करना चाहिए। हर मीडिया का अपना अपना एक एजेंडा है, उसी पे वो काम करता है। अभी जैसे कि ब्रजेश मिश्रा जी भारत समाचार के जो न्यूज़ एंकर हैं, उन्होंने, मैंने उनको पहले दिन का जो डिबेट देख रहा था, उसमें वो बार बार एक ही चीज़ की बहुत कई बार जिक्र किया कि अधिकारियों को अब सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा, अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। वो कौन अधिकारी हैं? मतलब कि पीड़िता के को न्याय दिलाने की कम बात कर रहे थे, अधिकारियों के बारे में ज़्यादा कर रहे थे। तो इससे ये लग रहा है कि इन लोगों का एक अलग एजेंडा भी होता है, अपने अलग एजेंडे से चलते हैं, और उसी एजेंडे को लेकर के ये सरकारों को अब को थोड़ा सा अस्थिर करने का भी काम करता है। आपको याद होगा जब एक अपराधी कानपुर में मारा गया था, उस समय भी इन्होंने जो है खूब डिबेट चलवाया कि योगी जी की सरकार जो है वो ब्राह्मण विरोधी सरकार है। और उसके बाद फिर संजय सिंह का इंटरव्यू लिया, जिसमें कि संजय सिंह ने ये ठाकुरों की सरकार है ये आरोप लगाया, और कई जगह जो है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे वो जितने भी अधिकारी हैं उनका लिस्ट ले देना कि ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ बताता है कि न्यूज़ एंकरों का भी कुछ न कुछ अपना उसमें इंटरेस्ट है। चीज़ों को मौका मिलता है कि अब मौका मिला है, चलो अब अपनी बात इनको इस तरह से करें कि सरकारें अस्थिर होंगी हैं। अभी आप लोग देखे होंगे कि मऊ में सुरेश सिंह, जो जिनका 5 करोड़ कुछ लाख रुपए का संपत्ति जब्त हुआ, एक कोई त्रिदेव कोई कंस्ट्रक्शन का कोई पवन नाम का था आदमी जो है, उसकी संपत्तियां जब्त हो गई। ये सब जो है अपराध से कमाई हुई संपत्तियां थी जो है। भीम सिंह जो गाजीपुर के हैं, उनकी संपत्ति जो है वो एयरपोर्ट के पास कई बीघा 2500 बीघा ज़मीन कब्जा किए हुए थे, उन पर कार्रवाई हुई। ये सभी के सभी ये भी लोग भी ठाकुर थे। तो योगी जी ऐसा नहीं है कि वो किसी जाति विशेष को आधार बनाकर, धर्म आधार बनाकर कोई कार्रवाई करते हैं। तो ये अवधारणा जो है ये बदलनी चाहिए। हाँ, और भी वो चीज़ें हैं, आप उसकी जो नीतियां हैं, विकास नहीं हो रहा है, और भी चीज़ें हैं, भर्ती हैं, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे हैं, सबको उछालिए जो है। लेकिन गलत तरीके से बहस करके और जनमानस में एक जो विचार, जो संदेश देने का काम है, ये ठीक नहीं है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो मेरा इसीलिए था कि बलात्कार के ऊपर एक दृष्टि डाली जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। और मेरा निर्णय यही है अभी तक का जो है कि जब तक वो डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग वगैरह का नहीं होता था जो है, तब तक हम इसको अभी इस तरह पर किसी भी तरह पर नहीं पहुंच सकते हैं। संदेह ही हो सकता है हुआ है या नहीं हुआ है। अब जब तक जो है कुछ सीबीआई और जो रिपोर्टिंग वगैरह है, इस सब की जांच नहीं हो जाती है, तब तक इसको कुछ भी कहना जो है अभी मुश्किल है जो है। नमस्कार।